नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर जसपुर से है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश में जसपुर कोतवाली पुलिस द्वारा धर्मपुर बॉर्डर जसपुर में प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह डांगी द्वारा मैं पुलिस फोर्स के चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों द्वारा कागजात न होने व संदिग्ध होने पर करीब 15 वाहनों के चालान कर एक मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया है, जबकि 4 वाहनों के शीशे से काली फिल्म यानी कि ब्लैक फिल्म का साया दूर कर काटे नगद चालान किया गया और साथ ही राजस्व की वसूली भी की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकालीन के लिए होंगे बंद। आपको बता दें, बहुप्रतीक्षित धार्मिक स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ शीतकालीन अवकाश के लिए बंद किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रही है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कपाट बंद होने से पूर्व भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन अवधि में भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। यात्रियों को मौसम को देखते हुए सुरक्षित लौटने की अपील भी कर दी गई है। बद्री विशाल के आज हम दरबार पे हैं और बद्री विशाल में कहीं ना कहीं आज के दिन शीतकालीन के साथ आज के जो कपाट है शीतकालीन के साथ लगभग 2:56 के आसपास बंद कर दिए हैं। उसी पे इससे कि आज 6 महीने के लिए आज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं और अब 25 नवंबर है। और उसके साथ हमारे साथ यहाँ के पंडित जी जो हैं उनसे भी ज़्यादा जानकारी के लिए हम विचार विमर्श करते हैं किस तरह से आज भगवान बद्री विशाल यहाँ से जो आज शीतकालीन के साथ जो कपाट बंद होते हैं किस तरह से आगे प्रस्थान करते हैं, किस तरह से देखते हैं आज के जो शीतकालीन के साथ कपाट बंद किए जाते हैं, किस तरह से देखते हैं। आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। यहाँ भू बैकुंठ धाम के अधिपति भगवान विष्णु आज माता लक्ष्मी के साथ में 2:56 पर शयन करने जा रहे हैं 6 महीने के लिए। और आज के ही दिन 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में धर्म ध्वजा माननीय प्रधानमंत्री आज फहराएंगे अयोध्या में। तो आज का दिन बहुत ही जिज्ञासा और आत्मविश्वास आत्म प्रेरणादायक है। सनातन धर्मों के लिए बहुत ही सुखद समय महसूस कर रहा हूं मैं। और मैं डॉक्टर पंडित सीताराम त्रिपाठी, हिमालय का महायोगी, 132वीं बार हिमालय की यात्रा पर आया हूँ। अभी मैं बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम यानी बद्रीनाथ धाम के सामने प्रांगण में हूँ। आपके माध्यम से मैं सनातन धर्मियों से ये अविलंब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी बद्रीनाथ धाम पधारे अगले 6 महीने बाद और अपने परिवार को दर्शन के लिए जरूर उत्तराखंड की यात्रा, देवभूमि की यात्रा के लिए लेके आए। कहीं ना कहीं आपने लगभग काफी यात्रा करी है, आप बहुत सुगम्य रही है जी। आपने काफी भविष्यवाणी भी की है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भविष्यवाणी अधिकतर सत्य में जाती है। वही सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म के लिए हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक विफल हमारे सनातन धर्म बड़ा ही कमजोर हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, और ऐसे ही हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आगे लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय? बिल्कुल प्राचीन काल में हमारा सनातन धर्म बिल्कुल वास्तव में दबता जा रहा था। अभी बीते 5-10 साल से हमारे यशस्वी विश्व के माने हुए प्रधानमंत्री नेता राजनेता हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी एवं हमारे धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी सनातन अवलंबी सनातन धर्म के जितने भी महात्मा संत ऋषि महर्षि है वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रसर है। सनातन धर्म को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी तैयार है। अब वो दिन नहीं रहे राष्ट्र भारत के हिंदुस्तान के, वो दिन नहीं रहे। अब सब हिंदू जग चुके हैं और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि मैं भविष्य अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता भी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जोरदार शब्दों में भविष्यवाणी करता हूँ कि 2047 जब 100वां भारत हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस समय भारत हिंदू राष्ट्र होगा
100% मेरी भविष्यवाणी सत्य होगी और भारत शास्त्र के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अलग से जो महक होती है, जो जनता यहाँ आती हो और कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग सी महक मिलती है, जो सुगंध मिलता है, जो आखिरी का आशीर्वाद मिलता है, उन लोगों को किस तरह का आप आशीर्वाद देना चाहिए? वास्तव में मैंने 132 बार यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम में, जहाँ स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी सहित यहाँ स्वर्ग के मालिक यहाँ विराजमान है, यहाँ आने पर सभी दर्शनार्थी ऐसी ऊर्जा, ऐसा अलौकिक ऑरा, आभा मंडल लेके जाते हैं जो आगे जाकर के अपने परिवार में सुखद प्रेरणा देते हैं और उनके मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास, देव दर्शन, आत्मज्ञान, आत्म दर्शन मिलता है। ये ऊर्जावान भूमि है भगवान की, जो स्वयं जागृत है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि महर्षि सप्त ऋषि हुए, यही होकर के नारद जी सहित यही रहकर के तपस्या की थी। फिर आगे पांडव सहित, पांडव भी है, तपस्या की थी। फिर आगे स्वर्गारोहणी, शतपथ तीर्थ, सिद्धा आश्रम और ज्ञानगंज जाकर के और उन्होंने अपना तत्व ज्ञान या ध्यान योग में मग्न हुए थे। अभी इसी काल में भी भगवान विष्णु बद्रीनाथ जो है वो ध्यान रूप में ही विराजमान है। कहीं ना कहीं चलिए हम ऐसे ही बद्री विशाल की बात करते हैं। बद्री विशाल अपना आप में एक स्वरूप और उसी के माध्यम से ऐसे ही क्षेत्र की और पावन धरती की बात करते हैं। इस चली दीजिए वाली ऐसे ही 6 महीने बाद हम कोशिश करेंगे फिर यहाँ ऐसे ही कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद। ये मेरा कार्ड ले लो। पचदेवरा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गांव में फैल गई सनसनी। पचदेवरा क्षेत्र में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के निवासी रिंकू 40 वर्षीय पुत्र पोपू ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। परिजनों के मुताबिक रिंकू शाम के समय घर में अकेला था। कुछ देर बाद जब काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन अंदर पहुंचे, जहां रिंकू का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू की है। आत्महत्या के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है, जबकि पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। पूरे गांव में दिन मातम पसर रहा और साथ ही लोग घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। कटरा बिल्हौर हाईवे मार्ग पर चौधियारपुर गांव के पास बारातियों से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया गांव निवासी धर्मपाल के पुत्र सुनीति की बारात उन्नाव जनपद के बांगरमऊ कस्बा गई हुई थी। मंगलवार को बस में सवार होकर बाराती गांव वापस आ रहे थे, तभी सांडी थाना क्षेत्र के चौधरीयापुर गांव के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस पलटने से हादसे में अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया गांव निवासी प्रांशु के अलावा अंकेश, शिवम, दीपक, करण, रामशरण, अंकित, रामरूप और करीम, देवदत्त, विमल, गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को उपचार के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रांशु व दीपक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। थाने की पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रवि प्रकाश भी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल की गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख ठगे गए हैं। ठगी करने वाले वांछित विमल पांडे गिरफ्तार। आरओ को नौकरी दिलाने का दिया आश्वासन, फर्जी दस्तावेज व जॉली ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। और साथ ही आपको बता दें, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ठग को पकड़ रही है। नगर कोतवाली के पूरे ईश्वरनाथ के पास पकड़ा गया। आपको बता दें, फर्जी दस्तावेज व जाली ज्वाइनिंग लेटर थमाया गया था। पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा इंदिरा चौकी गजरौला में हेलमेट वितरण एवं व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, यातायात माह 2025 के अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा चौक पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती
अंजलि कटियार द्वारा यातायात अमरोहा पुलिस के साथ मिलकर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमरोहा पुलिस द्वारा लगातार यातायात माह नवंबर में किया जाना है। यातायात नियमों का पालन करने इसी क्रम में थाना गजौला अमन लाइव टाइम्स की उठाना किया गया। कोई बात नहीं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, नियमों का पालन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा कॉलेजेस जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्विज कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इवेंट कॉम्पिटिशन, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। आज ये कार्यक्रम किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और मेरी सभी लोगों से अपील है यातायात नियमों का पालन करें। इनका पालन करने से न सिर्फ हम स्वयं सेफ होते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज आज यहाँ पे हेलमेट वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। अगली खबर एटा से है, जहां 21 वर्षीय युवक का गांव के बाहर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। 21 नवंबर को घर आने के लिए दिल्ली से निकला था मृतक युवक प्रेमपाल। मृतक प्रेमपाल गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में करता था नौकरी। 5 दिन से लापता युवक की परिजनों ने की काफी खोजबीन, युवक का नहीं लगा कोई भी सुराग। आज गांव से 500 मीटर की दूरी पर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक के शव को पेड़ से उतार कर भेजा पीएम हाउस। युवक की मौत की वजह की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव नगला जऊ का मामला। ब्रजेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? गोराखुर अवागढ़। अच्छा, ये कौन है ये जो खत्म हुए ये हैं? मेरा साला है। नाम क्या था इनका? प्रेमपाल। कहाँ रहते थे? नगला जऊ। कैसे खत्म हुआ ये? गुड़गांव से 21 तारीख को निकले थे, 22 तारीख तक बात हुई और उसके बाद हमने FIR करवाने के लिए गुमशुदगी दर्ज करी थी, लेकिन किसी ने की नहीं। फिर कहाँ पर गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए आपने? जैथरा थाने में। हाँ, फिर कुरावली भी गए थे लेकिन वहाँ भी मना कर दिया। फिर आज हमने 112 पर नंबर कॉल किया था, उसके बाद पुलिस आई, उसने बयान लिया और पुलिस थाने में ले जाकर उन्होंने फिर भगा दिया। कहाँ मिले? कहाँ ये गांव से करीब 500 मीटर के दूर। अच्छा, किस अवस्था में मिले? हाँ, पेड़ पे लटके हुए। क्या लग रहा है क्यों सुसाइड किया होगा? क्या वजह हो सकती है? इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है, लेकिन इतना है वहाँ से आया था बिल्कुल राजी खुशी अपने प्यार से आया था। कोई रंजिश हो सकती है क्या? कोई वजह? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। थाना कौन सा है? जैथरा। खबर एटा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छत पर गिरा व्यक्ति हुई मौत। परिजनों के अनुसार नहाने के बाद छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाते समय पैर फिसलने के कारण तार गले में फंसने से हुआ 52 वर्षीय रूप किशोर बेहोश और साथ ही परिजनों ने कराया मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चाचा बनगांव का है पूरा मामला। नाम क्या है आपका? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ रहते हैं आप? बनगांव में। बनगांव। ये कौन थे ये खत्म हो गए? पापा जी। कैसे खत्म हो गए? मानसिक रूप से 3-4 महीने से इलाज चल रहा है उनका, और छत पे जाने के कारण वो तार से फिसल गए, गिर गए। कितने बजे घटना रही होगी? 11:30 करीब। उम्र कितनी है इनकी? उम्र लगभग 52-53 साल।
एटा स्थित धान मिल वाली गली में कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर पुनरीक्षण कार्य का विरोध किया और साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन विरोधी बताया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्या बहन ने भाजपा पर ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का समय बढ़ाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही चुनाव आयोग है। वार्ता के दौरान उन्होंने ईवीएम मशीन में भी भारी गड़बड़ी होने का दावा बताया। उन्होंने कहा कि जहां से ईवीएम चलती है सारे भाजपा के लोग लगे हुए हैं बिहार चुनाव। और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जो हजारों की संख्या में ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं। उन्होंने इस दौरान पूर्व चुनाव आयोग की टीएन सेशन के कार्यकाल जो याद कराते हुए मौजूदा चुनाव आयोग पर भाजपा का कब्जा बताया है। इस दौरान अनिल सोलंकी, नगर अध्यक्ष विनीश पराशर वाल्मीकि और साथ ही जिला अध्यक्ष भोले मियां सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके द्वारा यानी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस मामले को लेकर किया गया है और क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है अभी जो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है एसआईआर का चल रहा है और देश में तो बहुत सारी समस्या है और कांग्रेस हर समस्या पर हर मुद्दे पर लड़ रही है। तो हमारा तो एक देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए और देश की एकता और भाईचारे को बचाने के लिए हम हर मुद्दे पर लड़ेंगे। एसआईआर को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या इसका समय बढ़ना चाहिए या समय बिल्कुल बढ़ना चाहिए, समय बढ़ना चाहिए और ये पक्षपात नहीं होना चाहिए कि बीएलओ सरकार के जा रहे हैं, नहीं जा रहे, लिमिटेड एरिया में जा रहे हैं और अपना ये ऐसे नहीं होता। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ पे इतना प्रेशर है कि कई लोग मतलब दम तोड़ चुके हैं। बिल्कुल और कई लोग जॉब छोड़ चुके हैं। तो ये तो सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। इस बात को, ये हकीकत है, इसको देखें और उसका निराकरण करें। कितने आदमियों को मरने के लिए मजबूर करेंगे? क्या लग रहा है कि एसआईआर जो चल रहा है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? कि आपकी मांगे क्या है, मतलब किस तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल नहीं हो रहा है, सही तरीके से बिल्कुल नहीं हो रहा, पक्षपात के तरीके से हो रहा है और बिहार में हर जगह। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, खाली ये कहते हैं ना कि ये एसआईआर और ये फलाना ठिकाना, जो मशीनें हैं जी चुनाव की, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर क्या कहना? चुनाव आयोग जो करा रहा है, चुनाव आयोग काय का चुनाव आयोग है? काय का चुनाव? भाजपा चुनाव आयोग है, भाजपा सिलेक्शन आयोग है, देश का चुनाव आयोग नहीं, ना निष्पक्षता आयोग में। नहीं, मशीन के बारे में आप बता रहे हैं, तो मशीन के ईवीएम को लेके कह रहे हैं? बिल्कुल ईवीएम में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब इनके जहां से ईवीएम बनती है, जहां से वो फीड तक सारे भाजपा के लोग लगा रखे। अभी मैं बिहार की बात करें, अखबारों में आया, मीडिया ने बकायदा फोटो से दिया कि ईवीएम में जो वीवीपैट की पर्चियां होती है, हजारों की तादाद में पर्चियां जगह जगह कूड़ेदान में मिली, दिखाई भी लोगों ने। तो ये, और उसमें एक भी भाजपा की नहीं, सब दूसरे कांग्रेस की है और आरजेडी की है, इनकी है पर्चियां। तो भाजपा के कहाँ गए? फिर वो कहाँ गए वोट हमारे, जो जिनकी वीवीपैट की पर्चियां, और क्यों बाहर निकली? इसका मतलब वो सारे वोट भाजपा को डाले होंगे, किसी तरह ये तिकड़म है उनकी। तो आपका आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिधौली के अपोलो हॉस्पिटल में आज मानवता और सेवा की मिसाल देखने को मिली। डॉक्टर केपी गुप्ता द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त इलाज और साथ ही जांच की सुविधा दी गई है। और साथ ही सबसे भावुक पल वो रहा जब डॉक्टर गुप्ता ने एक बुजुर्ग महिला को जीवन भर मुफ्त इलाज देने का वचन दिया है। हमारे संवाददाता महेंद्र चावला की यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि सिधौली स्थित अपोलो हॉस्पिटल आज सेवा का केंद्र बन गया। दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चले इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में दूर दूर से आए सैकड़ों मरीजों ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का
समाधान पाया है और शिविर में सभी मरीजों की सामान्य जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी बिल्कुल मुफ्त में कराई गई हैं। जरूरतमंद मरीजों को दवाएं भी निःशुल्क वितरित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह शिविर किसी संजीवनी से कम नहीं रही है। डॉक्टर केपी गुप्ता ने कहा कि लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है और यहाँ आए हर मरीज को बेहतर इलाज मिले, इसी उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है। जो जरूरतमंद है उनके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। शिविर के दौरान एक भावुक दृश्य देखने को मिला जब डॉक्टर गुप्ता ने एक वृद्ध महिला को जीवन भर निःशुल्क दवा देने और साथ ही इलाज देने का वचन किया है। उन्होंने कहा, यह महिला मेरे लिए मां के समान है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत सहारा दिया है, हमें बहुत राहत मिली है। डॉक्टर गुप्ता द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले ऐसे स्वास्थ्य शिविरों से न केवल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है बल्कि लोगों का भरोसा भी और मजबूत हुआ है। डॉक्टर केपी गुप्ता का यह प्रयास क्षेत्र में मानवीय संवेदनाओं का एक बड़ा संदेश देता है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर से जहां गरीबों को राहत मिली है, वहीं समाज में नई सेवा की मिसाल भी स्थापित हो रही है। खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में गन्ने के खेत में मिला किशोरी का शव, मचा हड़कंप। एक दिन पूर्व घर से शौच के लिए निकली थी किशोरी, हुई थी लापता। किशोरी का शव मिलने के बाद परिवार ने जताई हत्या की आशंका। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी। जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला। युवती की लाश मिली, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सवेरे लगभग 11-12 बजे के आसपास थाने पे एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी लापता है। तत्काल संज्ञान लिया गया। SHO द्वारा जो संबंधित दरोगा जी और सिपाही को भेजा गया। तो जब यहाँ पे तलाश की गई तो उस दौरान यहाँ पे जो पीछे गन्ने का खेत है उसमें एक युवती जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो अभी बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। घर द्वारा जो भी तैयारी दी जा रही है उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारे पोस्टमार्टम एवं अन्य साक्ष्य सारे जैसे एकत्रित हो जाएंगे उसके अनुसार विवेचना में इंक्लूड करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर महोबा से है, जहां महोबा शहर कोतवाली परिसर में एकजुट सर्वेंट समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा सर्वेंट समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का जमकर विरोध किया। विवादास्पद टिप्पणी भोपाल के अंबेडकर पार्क में क्रांति अधिवेशन के दौरान दी गई है, जिसमें उन्होंने SC/ST आरक्षण के संदर्भ में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उनके कथन से श्रवण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और साथ ही ब्राह्मण समाज ने इसे जातिवाद, अपमानजनक और अशोभनीय बताया है। ब्राह्मण समाज ने उक्त IAS अधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी एक सैकड़ा लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिखित शिकायत देकर आरोपी अधिकारी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि संतोष वर्मा का बयान ब्राह्मण बेटियों के लिए अपमानजनक है और यह अखिल भारतीय सेवा आचार नियमों का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के उद्देश्य के खिलाफ है। और साथ ही ब्राह्मण एकता समाज संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि संतोष वर्मा जैसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग सनातनी समाज में विभाजन पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में आहत भावनाओं का सम्मान किया जा सके और भविष्य में ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगे। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और समाज के लोगों ने अपने एकजुटता का परिचय दिया और साथ ही इस विरोध प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन, छात्र नेता और वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की तो और भी व्यापक आंदोलन किया जाएगा। और घटना ने महोबा में श्रवण समाज और साथ ही ब्राह्मण समाज की संवेदनशीलता को उजागर किया है और प्रशासन पर दबाव भी बढ़ा दिया है। भोपाल में एक वरिष्ठ IAS हैं
संतोष वर्मा जी, उन्होंने एक SC/ST के वो प्रांतीय अध्यक्ष अभी नव नियुक्त हुए हैं और एक अधिवेशन अंबेडकर पार्क में चल रहा था। उस अंबेडकर पार्क में अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपने भाषणों में बोला है कि आरक्षण भारत में तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान में ना दे दे या फिर उसके साथ संबंध ना बना ले। इस तरीके की अभद्र, निंदनीय और अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी देते हुए उन्होंने भाषण दिए हैं, जिससे हमारे सवर्ण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आज यहाँ महुआ कोतवाली में हम सवर्ण समाज के साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए हैं और कोतवाल साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करके और इसकी विवेचना करके ठीक बहुत जल्द FIR दर्ज करेंगे। अगर FIR दर्ज नहीं होती तो फिर क्या? उसके खिलाफ हम फिर कोतवाली का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन FIR दर्ज जरूर कराएंगे, क्योंकि इस तरीके की भावनाएं जो जहरीले कीड़े हैं, जो भावनाएं इस तरीके बोलते हैं, इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना बचराइयों पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 मोटरसाइकिल की बरामद। बताते चले कि बचराइयों थाना अध्यक्ष अमित कुमार तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि शेरपुर रेलवे स्टेशन के पास से एक युवक को पकड़ा गया है। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपनी पहचान रवि सैनी पुत्र तिलक राम निवासी गांव पत्थरकुटी के रूप में बताई है। रवि सैनी के साथ एक बाल अपचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि सैनी पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि सैनी को माननीय न्यायालय के समक्ष, बाल अपचारी को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां महोबा जिला अस्पताल में रेफर होने के बावजूद एम्बुलेंस सेवा न मिलने के कारण एक घायल मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। बीती शाम वह अपने गांव से बाइक से लौट रहा था, तभी एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के अतर माफ गाँव निवासी धीरज महोबा शहर के पठा रोड इलाके में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था। बीती रात अपनी बाइक से महोबा आ रहा था, तभी कोमाहा से अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और घायल धीरज को गंभीर हालत में परिजनों ने जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर देखते हुए रात करीब 9 बजे उसे उच्च चिकित्सालय के लिए रेफर किया। इसके बाद परिवार ने एम्बुलेंस सेवा 108 को कॉल करना शुरू किया और परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए लगभग 40 कॉल किए, लेकिन हर बार उन्हें जवाब मिला कि एम्बुलेंस फुल है। 6 घंटे तक एम्बुलेंस न मिलने के कारण धीरज को मेडिकल कॉलेज नहीं ले जाया जा सका और इसी बीच उसने दम तोड़ दिया। घटना से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है और साथ ही मृतक के भांजे भोला प्रसाद ने बताया कि उसके मामा धीरज को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उसे तुरंत रेफर किया है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च नहीं वहन कर रहा था। और आपको बता दें कि धीरज की पत्नी सुनीता और 3 छोटे बच्चे अब पिता के बिना जीवन जीने को मजबूर हैं। मृतका के परिजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोग और साथ ही परिजन प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि भविष्य में किसी अन्य मरीज की जान इस तरह की लापरवाही के कारण खतरे में ना पड़े। बहरहाल इस दर्दनाक हादसे ने महोबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्था की लापरवाही को उजागर किया है। एम्बुलेंस सेवा में देरी के कारण एक परिवार में मातम पसर गया और यह घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी बन गई। सर, एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया था, क्या कुछ मामला है? एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया था, काफी देर बेहोशी की हालत में रहा, काफी छोटे थे और उसको मृत घोषित किया गया है। सूचना भेजी गई है, मार्चरी में बॉडी रखवा दी गई है। सर, कैसे हुआ हादसा, कुछ जानकारी लग पाई है? ये तो परिवारजन नहीं बता पाए, लेकिन रोड साइड एक्सीडेंट ही हुआ है। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे, क्या हुआ? मामा वहाँ से अतरार माप से महोबा जा रहे थे, कैमाहा और श्रीनगर के बीच में एक्सीडेंट हो गया। कार टक्कर वाला मार के चला गया। कितनी देर पड़े रहे, कैसे पहुंचे अस्पताल? फिर थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, तो इसके बाद 7 बजे वहाँ पहुँचे अस्पताल में। उसके बाद भर्ती हो गए। फिर इसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने रेफर बना दिया। फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, तो इसके बाद
3-4 घंटे करीब वहाँ पे हम कॉल करते रहे, कम से 40-50 बार कॉल किया, तो फिर उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि हम गरीब हैं तो पता है ना, और ना ही मामा के माँ बाप हैं, कोई नहीं है, गरीब हैं, और जगह जमीन भी कुछ भी नहीं है। वहाँ से फोन आ रहा था, एम्बुलेंस आप कॉल कर रहे थे, हाँ, क्या बोल रहे थे वो? तो वो बोल रहे थे कुछ नहीं, लगा रहे थे, कट कर दे रहे थे बस। कितने घंटे तक फोन किया? 4-5 घंटे तक कॉल किए, हम 50-60 बार कॉल किए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, वो उनकी फिर मृत्यु हो गई। क्या लग रहा आपको, अगर एम्बुलेंस मिलती तो? एम्बुलेंस मिलती तो लगता है सही होते आज। किसकी लापरवाही देखते हैं आप? ये एम्बुलेंस वालों की। क्या चाहते हैं पूरे मामले में? यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। अच्छा, शादीशुदा है ये? हाँ, 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते थे पति पत्नी? कुछ नहीं, मजदूरी का काम करते थे, यहीं महुआ में रहते थे, तो यहीं मजदूरी करते थे। कहते थे कि रुको, कोई नहीं, खाली नहीं है, और बस कॉल कट कर देते थे। अगर भैया एम्बुलेंस मिल जाती वक्त से तो सही होते। बुंदेलखंड के महोबा जिला अस्पताल को शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का एक बड़ा लाभ मिला है। आपको बता दें, बीजेपी सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने आज 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब IPHL का फीता काटकर उद्घाटन किया है। विधायक ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य सेवाओं से सुदृढ़ करने वाली बड़ी पहल बताया है। विधायक राकेश गोस्वामी ने उद्घाटन समारोह के दौरान बताया कि इस लैब का उद्देश्य अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों को सभी प्रकार की जाँच एक ही स्थान पर और समय पर उपलब्ध कराना है। इससे मरीजों को विभिन्न शहरों में भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उन्हें आर्थिक रूप से राहत भी मिलेगी। इस नई लैब की लगभग 50 लाख रुपए तक की लागत है और यह महोबा के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा उत्तर प्रदेश के बांदा और साथ ही हमीरपुर जिले के मरीजों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। और अब तक इन जिलों में मरीज झांसी, कानपुर, लखनऊ या ग्वालियर जैसी दूरस्थ निजी लैबों में महंगे खर्च पर जांच कराते थे। IPHL लैब में यूरिन, थायराइड और साथ ही माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही सीमन एनालिसिस, हार्ट जांच और हार्मोनल और साथ ही कल्चर टेस्ट जैसी अत्याधुनिक जांचें उपलब्ध होंगी। मरीजों की रिपोर्ट के लिए बार बार उन्हें लैब के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट 1 घंटे के भीतर मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। सरकारी स्तर पर जांचों की सुविधा मिलने से मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उपचार अधिक सटीक एवं तेजी से भी होगा। इस पहल से महोबा जिला अस्पताल न केवल जिले का बल्कि पूरे क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बनकर उभरेगा। ग्रामीण और दूर दराज के मरीजों के लिए भी यह बड़ी राहत और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर IPHL लैब का उद्घाटन महोबा और आसपास के जिलों में निःशुल्क और साथ ही आपको बता दें कि कुल मिलाकर IPHL लैब का उद्घाटन महोबा और आसपास के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और आमजन को बेहतर व निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, पैथोलॉजी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले से थी, लेकिन शासन द्वारा हमारे योगी जी के द्वारा जो नई सुविधाएं हमारी जनता को यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें 5 पार्ट एनालिसिस का नया सिस्टम हमारे यहाँ आया है। हमारे यहाँ थायराइड का जो अभी तक कहीं आसपास नहीं होता था, जिसको भी थायराइड टेस्ट करानी होती थी या तो उसे थायरो केयर में जाना पड़ता था या लाल पैथोलॉजी में जाना पड़ता था। अब ये सुविधा हमारे क्षेत्र की जनता को महोबा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हो गई है। थायराइड का अभी यहाँ B12 का और D4 का, इन सब का टेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना आज से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को कि जो हमारे छोटे से जनपद के लिए भी इतनी सौगातें दे रहा है। अभी हमें CMS द्वारा मालूम हुआ कि स्टाफ की यहाँ थोड़ी कमी है पैथोलॉजी लैब में, तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगा और यहाँ स्टाफ बढ़वाने की कोशिश करूँगा। लगातार हम लोगों का प्रयास, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका विशेष ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर है और लगातार जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, आपने देखा होगा चाहे डिजिटल एक्सरे की सुविधा हो
चाहे आपके उसकी सिटी स्कैन की सुविधा हो, चाहे डायलिसिस की सुविधा हो, हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सब सुविधाएं हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को लगातार इन सुविधाओं के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हम लोगों को अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती थी तो डायलिसिस के लिए लगातार या तो झांसी या कानपुर भागना पड़ता था। अब हमारे जनपद में डायलिसिस लगातार चल रही है और हमारे यहाँ के मरीजों को उससे सुविधा प्राप्त हो रही है। और कौन सी जांचें बताएं जो अभी यहाँ नहीं होती है अपने जिला अस्पताल में? जो अभी हमारा डॉक्टर राजेश भट्ट जी से डिस्कस हुआ है, उन्होंने जो बताया है कि अभी जो उसके लिए भी यहाँ से मांग जा चुकी है और शीघ्र ही वो मशीनें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी जो हर तरह की जांच, क्योंकि अब मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल किसी भी बीमारी का इलाज बगैर उसके ब्लड टेस्ट के नहीं होता है। जब तक टेस्ट ना हो जाए, ब्लड से पता ना लग जाए, तो तक सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाता है। तो जो भी अभी कमियाँ यहाँ रह गई हैं पैथोलॉजी लैब में, मैं अपने शासन द्वारा उसको पूरी कराऊँ। महोबा जनपद के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जनपद के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, साथ में यूपी के भी कई जिले के लोग यहाँ आते हैं, तो ऐसे में क्या 24 घंटे लैब चल पाएगी? देखिए, बताया गया कि अभी मात्र एक स्टाफ यहाँ पर है, तो एक स्टाफ के द्वारा 24 घंटे लैब चलने की सुविधा नहीं हो सकती। हम जैसे ही यहाँ पर बढ़वा देंगे, निश्चित तौर पर 24 घंटे यहाँ इसकी उपलब्धता रहेगी और यहाँ ब्लड टेस्ट होता रहेगा। खबर महोबा से है, जहां खेलते समय 10 वर्षीय बच्चे के हाथ से धमाके के साथ फटा सिर। आपको बता दें, खेलने के दौरान रास्ते में पड़ा मिला था सेल। धमाके में मासूम प्रिंस कुशवाहा के हाथ पैर गंभीर रूप से जख्मी हैं। परिजन घायल हालत में बच्चे को लेकर पहुंचे हैं जिला अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर। गांव में दहशत, सेल फटने की घटना से मासूम की हालत नाजुक। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के रिछा गाँव की घटना। खबर महोबा से है, जहां जुआ के फड़ में दो पक्षों में मारपीट। हार जीत की बाजी लगाते दो पक्ष आपस में भिड़े। एक दूसरे के साथ मारपीट करते जुआरियों का वीडियो वायरल। सरेआम मारपीट से इलाके में दहशत। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौसियापुरा का मामला। खबर उन्नाव से है, जहां कहासुनी के बाद युवक को गोली मारी गई है। आपको बता दें, घर के बाहर चबूतरे पर बैठे भोला सिंह नाम के युवक के सिर में मारी गई है गोली। गांव के ही कोमल यादव पर अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारने का आरोप है। युवक के सर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख युवक को जिला अस्पताल से हेलिट किया है रेफर। दही थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग का मामला। मरीज आए हैं जो गोली लगी, क्या मामला था? एक पेशेंट आया था रायपुर बुजुर्ग से, भोला नाम का है। उसकी उम्र है 35 साल। प्राइमा फेसी लग रहा है कि सर में कुछ निशान ऐसा दिखा है कि शायद गोली निशान हो सकता है। एक्सरे के लिए एडवाइस किया, पेशेंट सीरियस था, कानपुर रेफर किया गया। उसका नाम क्या पेशेंट? भोला सिंह। भोला सिंह निवासी कहाँ का है? रायपुर बुजुर्ग। देखिए, उसने एसपी साहब को बयान दे दिया। नाम बताया कि दो लोगों ने गोली मारी। विवाद काहे का ये खाली बता दो। बाजी करेगा, जबरदस्ती दुआरे नहीं उनका पसंद है। हाँ, कि दुआरे बैठना। हाँ हाँ, यह है कि बाजी था, यानी कि तुम जबरदस्ती वाला काम। भैंसी उसी बांधे कोनो विवाद कुछ भी नहीं, केवल उनका मानना है कि अब दुआरे काहे बैठते हो, इसे काहे बैठते। अपने द्वारे नहीं बनने देते हैं हमारे, वो कोई बात न रहा है। लेकिन ऐसे पीछे चुपचाप आए, चारा पानी करें, पीछे खड़े होकर चुपचाप एक पीछे से अकेले। ये क्या कर रहे हैं जब मारे ने? चारा पानी करता है, आज मारपीट करेला। जब चिल्लान बड़ी जोर तो दोनों गोली मार के भाग लिए। सीतापुर की अगली खबर, जहां सांसद राकेश राठौर सिधौली एसडीएम राखी वर्मा से हुए नाराज। आपको बता दें, सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखी की एसडीएम की शिकायत। एसडीएम द्वारा सांसद का फोन ना रिसीव करने व मैसेज का जवाब ना देने पर लिखा पत्र। सांसद ने एक मामले को लेकर एसडीएम को किया था फोन, कॉल रिसीव ना होने पर एसडीएम को किया था मैसेज। कई दिन बीत जाने के बाद भी एसडीएम ने मैसेज या कॉल का नहीं दिया जवाब। सीतापुर लोकसभा से कांग्रेस के सांसद है राकेश राठौर।
से है जहां उन्नाव में गोलीकांड से मची सनसनी। लाखों की लेन देन में युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में सचिन विमल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीओ सिटी दीपक यादव के अस्पताल पहुंचकर घायल से की गई पूछताछ। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दे रही है दबिश। मामले की जांच तेज, पुलिस ड्यूटी, साक्ष्यों के संकलन में सदर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। एक लड़का है, गोली लगी, कहाँ पे गोली लगी और क्या नाम है? उसका नाम है, एक पेशेंट आया सचिन विमल नाम है, 23 साल उम्र है, पीताम्बा नगर का कोतवाली का रहने वाला है। उसको छाती के ऊपर गोली लगी है राइट साइड में और एक एग्जिट वुंड है सेम साइड बैक में राइट साइड में। क्या स्थिति है उसकी? स्थिति अभी ठीक है लेकिन उसको कानपुर भेजना पड़ेगा। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको गोली मारी है? किस लिए मारी है, क्या मामला हुआ था? पैसे का मसला है। पैसे का मसला है। ये रहता कहाँ पे जिसने गोली मारी? नगर में। मोती नगर में। कैसे क्या बुलाया था तुमको? हम गए थे, फ़ोन किया था हमने, रोज़ फ़ोन करते थे मिलने के लिए कि मेरा पैसे का मसला कुछ बन जाए। लगभग कितना पैसा था? 15 लाख रुपए। आपका बकाया था तो या उसको आपसे लेना था? आपका लेना था उससे। कितने लोग? मैंने दिया उसको। अच्छा, आपने दिया था, आपको लेना था। कितने लोग थे? अकेले थे। अकेला था वो? मैं भी अकेले था। किस चीज़ से मारा है? भैया कट्टा से मारा है, हम भैया बता चुके। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।